हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 के लिए बिल्कुल स्पेशल वीडियो है आपकी। और ये जो वीडियो सीरीज है गाइस, अगर आपने पूरी कंप्लीट कर ली तो एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। 100% यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जो हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, क्योंकि पिछले 30 सालों का निचोड़ हम आपके लिए पूरा इस सीरीज में आपको कवर करवाने वाले हैं। जब तक आपकी एग्जाम चलेगी तब तक हम आपको लगातार वीडियोज यहाँ पर देते रहेंगे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट हमारा फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम सामान्य ज्ञान जीके जीएस के पिछले 30 सालों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण और नए पैटर्न के क्वेश्चंस जो है कवर अपन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड रहती है कि वीडियो की पीडीएफ फाइल कहां पर मिलेगी, तो हम आपको बता दें, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, रॉयल स्टडी पर। तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों जगह इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से विजिट करिएगा। क्लियर है। और ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक है, 2023 की भी अवेलेबल है, 2022 की भी है। क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो सेशन को। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से गाइज, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? सही जवाब आपका हो जाएगा यहां से रियो डी जेनेरो, ब्राजील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह यानी कि रियो डी जेनेरो, ब्राजील जो बंदरगाह या टर्मिनल है, ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। रियो डी जेनेरो जो बंदरगाह है, ये ब्राजील के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर में स्थित एक बंदरगाह है, और ये जो है अटलांटिक महासागर में लोकप्रिय गुआनाब्रा खाड़ी के पश्चिमी तट पर देखने को मिलता है। रियो डी जेनेरो ये एक बंदरगाह है या टर्मिनल है। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि प्रशांत महासागर में स्थित इनमें से कौन सा नहीं है? तो यही नहीं है, बाकी सिडनी, योकोहामा जो कि जापान में है, और शंघाई चीन में, ये सभी इसमें स्थित हैं। सिडनी की बात करें, सिडनी देखिए ऑस्ट्रेलिया, आपको पता ही है। सिडनी का जो बंदरगाह है ये तस्मान सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। सिडनी का जो बंदरगाह है ये दक्षिण प्रशांत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। अगर अपन बात करें योकोहामा जापान की, तो योकोहामा जापान में है, और यह राजधानी टोक्यो के पास मध्य और पूर्वी जापान में स्थित है योकोहामा, और प्रशांत महासागर की ओर अभिमुखित ये होता है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे जो बड़ा कंटेनर है, टर्मिनल है, जो 18 मीटर गहरा है। तो योकोहामा के बारे में ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट है शंघाई चीन वाला, शंघाई चीन में है। तो शंघाई बंदरगाह पूर्व में पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और दक्षिण में हांगजो जो खाड़ी है इसकी ओर अभिमुखित है। इसका जो निर्माण है यादगी जो नदी है यहाँ पर इससे हुआ है, और हुआगंपू नदी और कियानतांग जो नदी है इनके आपस में मिलने से शंघाई जो बंदरगाह है इसका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो जो बंदरगाह है ये एकमात्र बंदरगाह है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों प्रशांत महासागर में स्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने देश में बंगाल का विभाजन किया? सही जवाब आपका हो जाएगा 1905 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने सन 1899 से 1905, तो 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया इन्होंने। कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ, और बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में बंगाल विभाजन की जो रणनीति थी इसका प्रयोग किया गया। कर्जन ने बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित कर दिया था, आपको पता होना चाहिए। पहला जो भाग था ये आधुनिक पश्चिमी बंगाल जो कि ओडिशा और बिहार वाला, और दूसरा जो भाग था ये पूर्वी बंगाल असम सहित था। तो ये दोनों दो भागों में विभाजित किया था। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा रविंद्रनाथ जो टैगोर है इनको भी स्पेशली इसके लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला की रचना की, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। क्लियर है। और ढाका के नवाब समीदुल्लाह के नेतृत्व में मुसलमानों ने विभाजन का इसमें समर्थन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद गोली मार ली थी?
तो सही जवाब आपका यहाँ से हो जाएगा इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इलाहाबाद करेक्ट आंसर रहेगा। इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने के बाद में चंद्रशेखर जो आज़ाद थे, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी इलाहाबाद में। और 27 फरवरी को 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक सहयोगी ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिश जो पुलिस थी उन्होंने उसे घेर लिया था। तो 27 फरवरी 1931 को इन्होंने जो है खुद को गोली मार ली थी और बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न मिला था उनको, तो उसकी वजह से उन्होंने खुद को गोली मार ली और एक स्वतंत्र व्यक्ति मरने के अपने संकल्प को पूरा इन्होंने किया था। चंद्रशेखर आजाद की अगर अपन बात करें तो इनका जन्म हुआ 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के भाभरा गांव जो कि झाबुआ जिले में आता था, अब अलीराजपुर जिले में आता है। चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया इस भाभरा गांव का नाम बदलकर। और 15 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे चंद्रशेखर आजाद जी। असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में वो शामिल हो गए थे। और इसके अलावा देखिए एक और काफ़ी फेमस है काकोरी कांड वाला, काकोरी षड्यंत्र। तो जो है चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र से जुड़े थे और 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा की गई काकोरी ट्रेन डकैती थी। क्लियर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों के द्वारा 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा 1926 में ही देखिए 1926 में माफ कीजिएगा 1926 में वायसराय ट्रेन को उड़ाने के प्रयास और 1928 के सोडर की जो हत्या थी इसमें भी ये शामिल थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा और यहीं से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे एसएससी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा ला लीगा शीर्षक डैश से जुड़ा है। सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ला लीगा ट्रॉफी का जो संबंध है ये फुटबॉल से है, आपको आसानी से याद रखना है इन सभी चीज़ों को। हम आपको जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको एक बार रिवाइज हम करवा देते हैं। देखिए गोल्फ जो है, गोल्फ के जो खेल है, देखिए वॉकर कप जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। वॉकर कप गोल्फ का है ये, तो याद रखिएगा गोल्फ खेल। अमेरिकन कप का जो संबंध है ये नौकादौड़ से है और कोलंबो कप फुटबॉल से संबंध है। इसके अलावा डेविस कप जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो टेनिस पुरुष से ये संबंध इसका है। राइडर कप गोल्फ पुरुष से है। इसके अलावा सुदीरमन जो कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। उबर कप बैडमिंटन महिला से रिलेटेड है। इसके अलावा ध्यानचंद अवार्ड जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया में दिया जाता है। दिलीप ट्रॉफी प्रथम श्रेणी क्रिकेट के लिए दी जाती है। रोवर्स कप का जो संबंध है ये फुटबॉल से है। क्लियर है। इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी नौकादौड़ में दी जाती है और रंगास्वामी जो कप दिया जाता है ये हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दी जाती है। तो ये सारे कप है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में एसएससी के में ये रिपीट होते हैं। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से हर पेपर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा हमारा 43 बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 बी यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 43 जो बी है आर्टिकल 43 बी भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 बी के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 बी संविधान के भाग 4 में शामिल है। क्लियर है। 2011 के 97वां जो संशोधन अधिनियम था इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया था। और इस संशोधन में संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। कौन कौन से? देखिए सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया जो कि अनुच्छेद 19 के तहत। क्लियर है। और अनुच्छेद 43 जो बी है ये हम ऑलरेडी आपको बता दिया है, वापस से बता देते हैं। इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत शामिल था। तो ये था अनुच्छेद 43 बी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि जो एसएससी जीडी है इसकी फ्री टेस्ट सीरीज आप लगाना चाह रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से कर्नाटक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान।
बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1974 में, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। यह नीलगिरी जीव मंडल का हिस्सा है और 2018 और 19 में के लिए रिजर्व में बाघों की आबादी के अनुमान के अनुसार बांदीपुर जो रिजर्व है इसमें 127 बाघों के साथ भारत में बाघों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी देखी गई थी। और ये जो है 3 अन्य राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान इनके साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये भी कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। कर्नाटक के अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है इनमें आपका आता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है कर्नाटक के अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए अगर यहाँ पर और भी स्टेट आए हैं जैसे कि कौन सा है, तमिलनाडु आया है, तो तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु का है। गिंडी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु का है। इसके अलावा इंदिरा गांधी जनजातीय वन्य अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु का है। और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु का है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का एक तो फेमस है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो फेमस है गुरु घासीदास जिसका नाम संजय था पहले, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो इन सभी राज्यों के अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके एसएससी में हर एग्जाम में हर पेपर में क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। क्लियर है गाइस। और अगर आप चाहते हैं गाइस कि हम आपको एग्जाम से पहले पहले सारे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए रिपीटेड, देखिए पिछले 30 सालों के हम कवर करवा रहे हैं आपको, पर अगर आप चाहते हैं कि टॉप 100 टॉप 50 के फॉर्मेट में हम आपको सुपरफास्ट कवर करवाएं तो आप वो भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो जोड़ा गया ये 21A को जोड़ा गया, 21A, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 2002 में भारत के संविधान में 86वां संशोधन प्रदान किया गया और संविधान के भाग 8 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का जो अधिकार है यह है। इस संविधान संशोधन में ने अनुच्छेद 21A डाला जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार इसके तहत बनाया गया। देखिए अनुच्छेद जो है यहाँ पर और भी दे रखे हैं, जैसे कि अनुच्छेद 21 से तो हमने बता दिया कि ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, इस तरह का है। अगर बात करें 39A क्या है, तो यह समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है इसके तहत। अगर बात करें 20A की, तो 20A जो है यह पूर्व के वास्तविक कानून के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा करने का प्रावधान करता है और जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिनियम से पहले किए गए कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बात करें 56C की, तो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करने तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये पूरे आर्टिकल है, ये आप याद रखिएगा कौन कौन सा किस तरह के है देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, रबी फसलें देश में बोई जाती हैं। तो रबी फसलें जो बोई जाती है ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। देखिए रबी की फसलें में कौन कौन सी फसलें आती है हम आपको बता दें। रबी की जो फसलें हैं कृषि फसलें हैं जो दक्षिण एशिया में अक्टूबर और नवंबर के दौरान सर्दियों के मौसम में बोई जाती है और अप्रैल मई के दौरान वसंत में काटी जाती है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो बेसिकली ये वर्ड है वसंत, इसके लिए अरबी शब्द यूज किया गया जिसका उपयोग होता है भारतीय उपमहाद्वीप में किया गया था और सर्दियों की फसलों के रूप में इसको जाना जाता है। देखिए रबी की जो फसलें हैं इसमें जो गेहूं, मटर, चना, सरसों ये सभी शामिल है। और जिन राज्यों में रबी की जो फसलें बोई जाती हैं वे राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि ये राज्य जहां पर रबी की फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसलों को अगर अपन देखें तो खरीफ की जो फसलें हैं मानसून में जून और जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती है। और खरीफ की फसलों में ज्वार, कपास, मक्का, चावल खरीफ की फसलें आती है। क्लियर है। गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती है उनको जायद की फसलें बोला जाता है और जिसमें चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां आदि शामिल होती है। तो ये तीनों याद रखिएगा, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। यहीं से तीन चीजों और तीनों फसलों के बारे में ही क्वेश्चन आपका बनता है हर एग्जाम में और हर पेपर में आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्लियर है। तो सही जवाब रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की
सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये जो प्रतिमा है नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी गुजरात में स्थित है। इसे भारतीय मूर्तिकार राम बी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया और लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा इसको निर्मित किया गया। साधु बेट नामक द्वीप पर नदी द्वीप पर निर्मित यह है, ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। और एक और चीज आप याद रखिएगा स्पेशली गाइज, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनता है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बनता है कि इसको उद्घाटन कब किया गया और किसने किया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका 110% बनता है 31 अक्टूबर, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? इसके अलावा अगर अपन बात करें सरदार पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और सरदार के नाम से इन्हें अक्सर जाना जाता। भारत की बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है, भारतीय बिस्मार्क के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसके अलावा भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में इन्होंने सेवा की। और इसके अलावा 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्ति इनको किया गया था। तो ये चीजें हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले, देखिए क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे। तो सही जवाब यहाँ से हमारा जो जाएगा ये जाएगा मोहम्मद अली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे मोहम्मद अली, तो सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। तो सही जवाब रहेगा निगम कर, कंपनी कर भी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। तो भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत इनमें से निगम कर यानी कंपनी कर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग अनुदान कब बन जाती है। तो मांग जो होती है ये अनुदान बन जाती है मांग स्वीकार हो जाने के बाद। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मांग अनुदान कब बन जाती है। तो मांग जो है अनुदान बन जाती है स्वीकार होने के बाद में, मांग स्वीकार हो जाने के बाद में अनुदान बन जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए गाइज, यहां पर न्यायपालिका को संविधान का जो संरक्षण कौन बनाता है, तो ये बनाता है न्यायिक समीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है या ईंधन है। तो नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला जो ईंधन है इसका नाम है यूरेनियम, आप सभी को आई थिंक पता होगा। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन हर एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है। पिछले 30 सालों में करीबन ये कई बार जो क्वेश्चन है हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो यूरेनियम आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। तो ये मिथेमोग्लोबिन होता है, मिथेमोग्लोबिन होता है ये, इसके बनने से संग्रहित जो रक्त है ये भूरा हो जाता है। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो ये जो प्रकाश होता है ये लाल रंग का प्रकाश होता है। लाल रंग का प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि यहाँ आपको बताना है क्या सही जवाब रहेगा आपका। तो सही जवाब रहेगा शरीर में प्रतिरोधक शक्ति ये पैदा करता है। टीकाकरण जो होता है ये रोगों की रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि यह शरीर में प्रतिरोध शक्ति पैदा करता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप गोलकोंडा किला को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस आए दिन बनते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आप गोलकोंडा किला देखना चाहते हैं तो आपको आंध्र प्रदेश राज्य में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये किला इसी राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब यहां से हो जाएगा हमारा, क्लियर है, यहां से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम में बन रहे हैं। देखिए पेशवा बाजीराव जो है ये भी आपका काफी ज्यादा इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है। बाकी बालाजी बाजीराव जो है इनको नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? तो जर्मनी की जो मुद्रा है आपका करेक्ट आंसर यूरो रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। जर्मनी की जो मुद्रा है ये यूरो है और सभी अलग अलग कंट्रीज की मुद्रा भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो गाइस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये है अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो ये जो महाद्वीप है ये आप याद रखिएगा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस तरह के। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा 23 नवंबर को 1919 को, 23 नवंबर 1919। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो इनमें से जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है इनमें से सभी जो अधिकार है ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण और कानूनी पुनरीक्षण, ये सभी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू किया है? सही जवाब रहेगा चेन्नई में, चेन्नई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है? सही जवाब रहेगा अमेरिका से, अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। भारत ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो प्राप्त किया है ये अमेरिका से प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर 2013 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये नेचर 2030 जो कार्यक्रम है इसका संबंध है IUCN से। IUCN आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कैसे नियंत्रित की जा सकती है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो लोक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में कमी करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। लोक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में कमी करके। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सही जवाब रहेगा आपका यहाँ से बोध गया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बुद्ध को प्रबोध जो प्राप्त हुआ था ये बोध गया में प्राप्त हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्मॉग एक मिश्रण है। तो स्मॉग किसका मिश्रण है? तो ये धूम और कोहरे का एक मिश्रण है, सम्मिश्रण होता है ये। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है ये उत्तरदायी होती है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जो जारी की जाती है ये किस प्रणाली के तहत जारी किए जाते हैं? इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो भारत में नोट जारी करने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है इसका नाम है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत भारत में नोट जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान देश से गिरती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा त्वरण के कारण, यानी कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु
एक समान त्वरण से गिरती है ना। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन होता है ये त्वरण, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्वविद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान नामक केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब रहेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने। यूजीसी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, खबरों में रही लिथोई चन्नम्मम किस खेल से जुड़ी है? तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा जूडो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। खबरों में रही लिथोई चन्नम्मम किस खेल से जुड़ी है? तो ये जूडो से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारतीय धातुकर्मी पुरस्कार जो है प्रदान करता है? तो ये जो मंत्रालय है इसका नाम आपको बताना है, कौन सा मंत्रालय देता है। क्लियर है, जल्दी से क्लिक करिएगा अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो हम आपको बता ही देते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान करता है? सही जवाब रहेगा इस्पात मंत्रालय, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश ने पहले सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? सही जवाब हो जाएगा यहाँ से आपका चाइना, यानी कि सी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस, चाइना जो है ये विश्व का पहला देश है जिसने सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन की जो शुरुआत हुई ये कब हुई? सही जवाब रहेगा 1853 में। 1853 हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से सैन फ्रांसिस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गदर पार्टी का जो मुख्यालय है ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जो जनजाति है ये जापान में पाई जाती है। जापान आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलक्का जलडमरू मध्य मिलाता है, और जलडमरू मध्य से रिलेटेड भी हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो मलक्का जलडमरू मध्य जो मिलाता है दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से मिलाता है। दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से मिलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर देश भर में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही जवाब रहेगा 46, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है इसका दूसरा नाम है ध्रुवी जलवायु। तो ध्रुवी जलवायु आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी कराती है और आवधिक भी? तो ये जो कहा था ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का पहला, देखिए भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस यहाँ से, मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने में से लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती है? तो मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्लियर है, सीधा सा आपको यही याद रखना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सूजती है और फूट जाती है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो ये जो है किसका सीधा प्रयोग है? ये पास्कल के नियम का सीधा प्रयोग माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पर ये क्वेश्चंस हमने लिए थे जो आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि टॉप सीरीज हम आपको कवर करवाएं तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम आपके जल्द से जल्द वीडियोस लाने की कोशिश करते रहे। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने दिनों तक? 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। आपको सही जवाब जो है इस वीडियो के कमेंट करके बताना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम आपको बता देंगे।
क्लियर है? तो जाइए कमेंट में कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने की कोशिश करते रहें। तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियोस आप चाहते हैं और आप किस तरह के क्वेश्चंस चाहते हैं, टॉप सीरीज चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं या किस तरह का आप कंटेंट चाहते हैं। तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। इसके अलावा एप्लीकेशन पर भी इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे, दोनों जगह पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन पर विजिट करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं, क्योंकि इन पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको अभी मिल रहा है। क्लियर है? साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।